हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं सीएस प्रोफेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड सीएस एग्जीक्यूटिव। अब हमें फाइनल की बात करनी। एज वी नो फाइनल के अंदर जो है आपका एग्जीक्यूटिव की तरह दो ही मॉड्यूल्स, लेकिन यहां पे एक चेंज है बहुत बड़ा। नंबर ऑफ पेपर्स वही स्टाइल, मॉड्यूल मतलब दो मॉड्यूल्स है टोटल, जिसमें मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं और मॉड्यूल 2 में 3 पेपर हैं। टोटल कितने पेपर हुए? 7। तो एक बार प्राइमर वैसे आपको ये लगेगा कि जो एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस कंटेंट है वैसे ही आपका प्रोफेशनल का है, 7 पेपर्स है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है इंटरनल। 7 में से 2 पेपर आपके ओपन बुक एग्जाम है। तो आज मैं इंट्रो दे देता हूं, फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आऊंगा। सर, ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या हुआ? जो 2 पेपर है, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 7, मतलब हर मॉड्यूल के अंदर, हर ग्रुप के अंदर एक पेपर आपका क्या है? ओपन बुक एग्जाम है। ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 4, ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 7, ये दोनों है ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक का मतलब आप किताब ओपन करके पेपर दे सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि यदि किसी को कंसेप्ट याद भी नहीं हो तो भी नंबर कटेंगे नहीं यदि समझा हुआ तो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होगा ही नहीं। जो पहले होता था वो अब नहीं होता, क्योंकि इनके दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम तुम्हारे सर एग्जीक्यूटिव में हुई, सर हम भूल गए, लास्ट मोमेंट पे याद नहीं था, रिटेंशन नहीं रहा, तो इसमें रिटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत बार तुम लोगों के दिमाग में आता भी है कि सर ऐसा कर क्यों रहा है, एक आइडिया होना चाहिए क्यों कर रहा है। तो ओपन बुक की बात मैं अलग से करूंगा, सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। पहली बार आईसीएसआई ने ओपन बुक इंट्रोड्यूस्ड किया इन द ईयर 2013 सिलेबस। 2013 का सिलेबस में आईसीएसआई ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया और फर्स्ट टाइम सीए ने कोई आइडिया सीएस से छुड़ाया। That was an open book. सीए का ओपन बुक बहुत लेट स्टार्ट हुआ। अब पॉइंट ये आता है, सर ये सीए और सीएस वाले ओपन बुक रखते क्यों है? इसलिए कि अब फाइनल टच देना है प्रोफेशनल्स को। तो रट्टू तोता बहुत हो गए, क्योंकि अब तो न्यू सिलेबस के अंदर तो पेपर पैटर्न ही बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है पैटर्न। रट्टू तोता कैन नॉट बिकम ए सीएस एग्जीक्यूटिव, क्लियर कर ही नहीं सकता न्यू सिलेबस वाला। तो जिसका दिमाग होगा वही एग्जीक्यूटिव क्लियर करेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते ही नहीं है एग्जाम में, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल पेपर क्यों ना हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो। मतलब पूरा केस बेस्ड न्यूमेरिकल, मतलब बिना कंसेप्ट समझे बेटा बच्चा पेपर दे ही नहीं सकता। जो जनरली जो कंपनीज की प्रॉब्लम होती है कि सीएस बन गया, बेवकूफ बन गया, आता ही नहीं है उसको कुछ, तो वो नहीं है। नॉलेज होगी बच्चे को, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है। दूसरी बात, दे वांट कि आपने यदि याद किया और लास्ट में आपने कॉपी के अंदर लिख के आ गए, तो उस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया? एक ओपन बुक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया था 2013 में, जिसका पर्पस ये था कि किताब आपके सामने अवेलेबल है, तब भी आप नंबर लेके आके बताओ। तो फिर क्या रिक्वायर्ड होगा? आपकी रीडिंग स्पीड, कि कितना ज्यादा आप कंटेंट कम टाइम में पढ़ पाते हो, जो एमबीए के अंदर सिखाया जाता है। आज किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की यदि आप बात कर लो, चाहे वो आपका क्लेट हो, चाहे वो आपका केट हो, क्लेट और केट के अंदर जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर यही चेक होता है कि अनरीड अनसीन पैसेज दे दो और बच्चा इमीडिएटली कर पाए। उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट। दिमाग कितना फास्ट चलता है, फास्ट, एकदम से आइडिया आता है दिमाग में, वो चाहिए। रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपको लिखने की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, ढूंढने की स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो वो सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये पेपर जितना हमें पढ़ना है उससे ज़्यादा हमें क्या करना है? प्रैक्टिस भी करनी है, पेपर भी देने। यहाँ पे पेपर दे दे के अपन अपने आप को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया लगे कि हमें क्या करना है। बट इस सब्जेक्ट के अंदर जो चेंज है वो ये है कि मेमोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट।
आपको यदि याद नहीं भी है तो चलेगा, कम याद है तो भी चलेगा, क्योंकि यही रीजन है कि जो पेपर नंबर 7 है वो पेपर नंबर 6 सॉर्ट ऑफ है। मतलब पेपर नंबर 6 के अंदर जो आपका पार्ट सी आता है इंसॉल्वेंसी, वही पेपर नंबर 7 के अंदर इंसॉल्वेंसी वापस से आता है। तो ऐसा मतलब ऐसे ऐसा ही आपको कभी भी कोई नई नॉलेज पढ़ाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो तेरे को आता है ना वही सब्जेक्ट तुम ले लो। आप क्या 3 घंटे के अंदर इमीडिएटली पेपर सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना चाहते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओपन बुक के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज की क्लास में बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने को अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। मैंने एक आइडिया दे ही दिया है कि टोटल 7 पेपर्स है, 7 में से 4 + 3 मैं फाइनल के अंदर जो पढ़ाने वाला हूं, दैट इज अ पेपर नंबर 6। और पेपर नंबर 6 का जो पार्ट सी होगा हमारा इंसॉल्वेंसी वाला, वो पेपर नंबर 7 है। तो इसका मतलब मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, वन इज अ पेपर नंबर 6, अनदर इज अ पेपर नंबर 7। तो अपन डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मॉड्यूल 2 का है। मॉड्यूल 2 में अगेन दे आर 3 पेपर्स। इस बार प्राइमा फेसी कोई न्यूमेरिकल पेपर नहीं है। प्राइमा फेसी कोई न्यूमेरिकल पेपर नहीं है। इसका मतलब कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है जैसे टैक्स और CNFM था। लेकिन CF पेपर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। पेपर नंबर 6 15 से 20 नंबर का, इसमें भी इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स अब भी हैं क्योंकि अब ICSI का जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल बेस्ड रहा ही नहीं है। तो जहां जहां न्यूमेरिकल बनेंगे, तुम लोगों ने ऑलरेडी सिक्योरिटी लॉ का पेपर दिया है, न्यू सिलेबस वालों ने, ओल्ड वालों ने भी दिया है, लेकिन ओल्ड और न्यू में बहुत डिफरेंस था। ओल्ड वालों का सिक्योरिटी लॉ का पेपर कितने पेज का होगा? 4 पेज का होगा। सिक्योरिटी लॉ का पेपर कितने पेज का था? 10 to 15 पेज का था, 15 पेज का था। डिफरेंस ओल्ड सिलेबस वालों को बात बहुत ध्यान से समझना होगा। न्यू वालों को एडवांटेज है क्योंकि अब आप जो फाइनल दोगे वो न्यू सिलेबस में दोगे, तो तुम लोगों के लिए एक भी संडे टेस्ट मिस करना गुनाह होगा। किनके लिए? ओल्ड वालों के लिए, क्योंकि ओल्ड वालों को ICSI का पैटर्न नहीं पता। अब ICSI ने अपनी थिंकिंग चेंज कर दी। नो डायरेक्टली क्वेश्चंस। तुम्हारे वाले न्यू सिलेबस के अंदर सेबी के अंदर कितना न्यूमेरिकल आया था मेरा? 20 से 25 नंबर का, जो कभी सेबी के अंदर न्यूमेरिकल किसी को पता ही नहीं होता था कि आता भी है इतना। 5 नंबर का आ गया म्यूचुअल फंड का शायद ओल्ड के अंदर, और जो 2016 में तो वो भी नहीं आता था। धीरे सिस्टम बदल रहा है, पेपर बदल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो बच्चे भाई में क्या करते हैं, फाइनल के अंदर सर सातों थ्योरी है, थ्योरी पेपर है। ना 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 ना, ये समझना, गलती मत करना। CR में पता चला कि आपका 25 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, CF के अंदर न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे बट प्रॉपर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं, लाइक टैक्स एंड CNFM। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब है प्रॉपरली पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और वैसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे नहीं, कंसेप्चुअल स्टडी बेस्ड पेपर ही बनेगा, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है उसमें क्या है, केस बेस्ड पेपर, डायरेक्टली क्वेश्चंस नॉट कमिंग। लेकिन ये बात सही है, 4-5 क्वेश्चन दिखते केस बेस्ड है, होते डायरेक्ट ही है, बेवकूफ बनाया जाता है, ये बात सही है। बस इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, पेपर बहुत बढ़ जाता है, दिमाग खराब कर देता है पेपर, और 15 पेज का पेपर आ गया, वो एक फोबिया बना देता है बिना मतलब का। वो अपन सब बात करेंगे आगे। अपन डायरेक्टली अपने ये सब्जेक्ट पे आते हैं। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सबसे लवली, सबसे इंटरेस्टिंग। एक ही सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। बहुत मजा आने वाला है, सबसे प्यारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबसे इजी हो रही है। सारी बातें अपन आराम से बातों में बनाने वाले हैं। इसमें एक्चुअली 3 पार्ट है, आपको सब्जेक्ट के नेम से भी इंडिकेट कर रहा होगा, इसके 3 पार्ट है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अलग कर दिया पार्ट ए के अंदर 40 नंबर। वैल्यूएशन को इन्होंने पूरा अलग कर दिया, वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है उसको इन्होंने 20 नंबर के अंदर अलग कर दिया पार्ट 2 के अंदर। और जो इंसॉल्वेंसी वाला जो पार्ट है उन्होंने इसको पार्ट 3 में डाल दिया, दैट इज 40 मार्क्स। तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स। 40 + 20 + 40।
न्यूमेरिकल तीनों में से बन सकता है, पार्ट 1 में से भी, पार्ट 2 में से भी, पार्ट 3 में से भी। आज अपन कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है, आज अपन से भी बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे, मेनली पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो कल प्रॉपर क्लास होगी अपनी पार्ट 3 के रिगार्डिंग। आज अपन सिर्फ कुछ बातें ही करने वाले हैं। जो अपना पहला पार्ट है दैट इज 1। तो पार्ट 1 क्या है? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। रीस्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर बदलना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होना। तो कंपनी का स्ट्रक्चर क्यों क्यों चेंज हो सकता है? कोई मर्जर हो, कोई अमालगमेशंस हो, कोई एक्विजिशंस हो, डीमर्जर्स हो। तो अब जब डीमर्जर होगा, मर्जर होगा, फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है, दो कंपनी मर्ज हो गई, या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया, तो यदि कोई एक्विजिशंस हो, या कोई मर्जर हो, या कोई डीमर्जर्स हो, या कोई बाईबैक ऑफ शेयर्स हो, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं। अभी रिसेंटली बजाज ऑटो का बाईबैक आया था। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये आते नहीं है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी और पढ़ोगे ये सब प्रैक्टिकल है भैया, ये सब कंपनीज करती है। तो बाईबैक की वजह से क्या होता है? कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, होती है नहीं होती है? क्योंकि जब कंपनी अपने ही शेयर्स को एक्वायर करेगी तो कंपनी के जो रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या हो जाएंगे? कम। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। में भी हो सकता है कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हो, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो, उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट 1 के अंदर जो आप बात करने वाले हो, तो क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अपन? मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशंस, डीमर्जर, बायबैक, दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। यही सब आपको बातें करने वाली है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों याद है, बायबैक एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, तो मैंने पहले ही बोला थोड़ी सी गप्पे करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, ज्यादा नहीं। कल से प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, सारी बातें करेंगे पर। तो थोड़ा सा देख ले कि एग्जीक्यूटिव में कुछ आता ही नहीं आता। तो मेरा पहला क्वेश्चन, नहीं, सेक्शन की बातें मैं करता ही नहीं, टेंशन लो ही मत। मैं बातें करता हूं लॉजिक की, मैं जाता हूं डीपली, पोस्टमार्टम। तो मेरा पहला क्वेश्चन, जो बायबैक आप लोगों ने रट्टा मारा है, चाहे कंपनी लॉ में भी किया होगा और सेबी में भी याद किया होगा, दो जगह आपने पढ़ा होगा बायबैक। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये बायबैक इक्विटी शेयर्स का होता है या प्रेफरेंस शेयर्स का होता है? सबको याद है? आई रिपीट द क्वेश्चन, नहीं आप गलत तो मैं ये नहीं बोला अभी तक, टेंशन ना लो, बड़ा मजा आने वाला है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो बायबैक है वो ओनली इक्विटी का होगा या इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों का होगा? जल्दी बताओ। ओनली इक्विटी का ही तो होगा, क्योंकि यस, क्या बोला? यस, वेरी गुड। जिनको थोड़ी बहुत अकाउंट्स आती है तो उनको ध्यान होगा, तो जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो आपको पता है इक्विटी के साथ यूज किया जाता है बायबैक ऑफ इक्विटी। और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप क्या यूज करते हो? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। याद आया कि नहीं आया? तो बायबैक किसका होता है? बायबैक किसका होता है? और यदि मैं कहूं कि पूरी क्लास गलत है तो एग्जीक्यूटिव क्लियर हो तुम सब? मैंने पहले ही बोला था मैं डीपली जाऊंगा, पोस्टमार्टम पे जाऊंगा। क्या बेटा? बायबैक किसका होगा? वो एक अलग बात है, फुल्ली पेडअप होगा ही नहीं होगा, पर वैसे भी एक जनरल प्रोविजन था, पार्टली पेडअप शेयर्स का बायबैक नहीं होता, वो तो अलग प्रोविजन है। ठीक, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेडअप भी तो हो सकते हैं ना, तो वो वाला लॉजिक नहीं है, पार्टली पेडअप और फुल्ली पेडअप वाला लॉजिक नहीं। मेरा तो लॉजिक सिंपल है, मैं तो पूछ रहा हूं, तुम ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव क्लियर हो, कंपनी लॉ में भी पढ़ के आए हो, सेबी के अंदर भी पढ़ के आए हो, सेक्शन 68
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कुछ बच्चों सेक्शन भी याद है, मुझे पता है, उनके फेस ने बता दिया, फेस देख के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं फेस रीडर हूं। तो सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक इक्विटी वर्ड है या प्रीफरेंस वर्ड है, या ओनली इक्विटी है या ओनली प्रीफरेंस है, इक्विटी भी नहीं है, या दोनों है? चलो मैं राज ओपन कर देता हूं। यदि अपन सेक्शन 68 पढ़ें, बाद में घर जाके देखना एक बार, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, आपको ये टर्म मिलेगी, आज घर जाके देखना। इसका मतलब बायबैक इक्विटी शेयर्स का भी होता है, बायबैक प्रीफरेंस शेयर्स का भी होता है, और बायबैक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी होता है। मतलब बायबैक ओनली इक्विटी शेयर्स का नहीं होता, नहीं इक्विटी का कर सकते हो, मना नहीं है। तो बायबैक इक्विटी शेयर्स का भी होगा, बायबैक प्रीफरेंस शेयर्स का भी होगा। तो यदि कोई कंपनी यदि प्रीफरेंस शेयर्स का बायबैक कर रही है तो सेक्शन 68 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो बायबैक इक्विटी का भी होगा, बायबैक प्रीफरेंस का भी होगा, और बायबैक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी होगा। अब कोई लॉजिक दे सकता है आउट इज पॉसिबल, क्योंकि दिमाग में अभी भी वही अटक रहा है, क्योंकि अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ी है मेनली उनके ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी और जिनको अकाउंट्स अच्छा भी लगता है और जिनको अकाउंट्स के कंसेप्ट क्लियर भी है, तो आपको याद होगा अकाउंट्स में जब भी आप इक्विटी की बात करते हो ना, तो बायबैक और इक्विटी शेयर्स की अकाउंटिंग आती है। और जब भी आप प्रीफरेंस शेयर्स का यदि आपने रीपेमेंट पढ़ा होगा तो आपने कभी बायबैक और प्रीफरेंस पढ़ा ही नहीं होगा, देखना जिनको थोड़ी सी भी अकाउंट्स आती होगी। प्रीफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा वर्ड यूज किया जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो प्रीफरेंस शेयर्स के लिए रिडेम्पशन वर्ड आएगा या बायबैक वर्ड आएगा? कैसे डिसाइड करूं मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं रिडेम्पशन बोलूंगा या बायबैक बोलूंगा, या सर दिल चाहता है आपकी मर्जी कुछ भी कर लो, ऐसा तो नहीं होता। तीन है ना, बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इसका मतलब बायबैक किन किन का होता है? इक्विटी का होता है, प्रेफरेंस का होता है और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का होता है। इन तीन का बायबैक होता है सेक्शन 68 में। लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब बायबैक प्रेफरेंस शेयर्स का होता है तो अकाउंटिंग में भी बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए था, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोला? तो ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक हो रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा हूं, मतलब बताने का ट्राई नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, पहले मैं कंफ्यूज मजेदार तरीके से करता हूं जो आता है। प्रोविजंस बदल जाएंगे, कंप्लायंसेस बदल जाएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई भी प्रधानमंत्री हो क्या इफेक्ट पड़ता है? राहुल गांधी हो या मोदी हो क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जिनको पता है पड़ता है वही कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन कंपनीज एक्ट का अलग एप्लीकेबल होगा, और यदि बायबैक होगा तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब डिफरेंस है। अब सही है, अब मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही आइडिया आ गया, लेट आया लेकिन दिमाग में आ गया, चल गया, क्योंकि पढ़ा तो है ही अपन ने। यदि प्रेफरेंस शेयर्स की क्या होती है? लाइफ होती है। इक्विटी की तो लाइफ होती नहीं है। इक्विटी के केस में रिडम्पशन तो कभी होगा ही नहीं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर्स के लिए तो हमेशा बायबैक ही यूज होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का कोई लाइफ नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है? लाइफ है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, जो भी लाइफ है। तो इसका मतलब यदि फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी पीरियड प्रेफरेंस शेयर्स का 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स होने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का जो रीपेमेंट होगा तो उसको लिए क्या होगा? रिडम्पशन। और यदि प्रेफरेंस शेयर्स को 10 ईयर से पहले यदि आपने रिपे कर दिया तो बायबैक। अब समझ में आ गया? ये अभी भी क्लियर नहीं है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा? अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मुझे एक नई नॉलेज मिल गई तुम लोगों को कि बायबैक के जो प्रोविजन है वो इक्विटी शेयर्स का भी होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का भी होगा और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी होगा।
एक्चुअली अपन ने क्या किया कि प्रेफरेंस शेयर्स ने पहले ही बता रखा है कि 10 साल के अंदर रिपेमेंट करना है, तो फिर क्या जरूरत है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में चले जाओ। लेकिन आपने बता रखा है कि 10 साल में रिडीम करना है, और यदि आप मालिकों को पहले पैसा दे दो तो टेंशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी बाकी लोगों को, यार भैया मालिक पैसा लेके जा रहे हैं, कंपनी खत्म हो रही है। इसलिए अलग से प्रोविजन बना रखे कंपनीज एक्ट के अंदर, यदि मालिक यदि पैसा लेके जाए इक्विटी के फॉर्म में या प्रेफरेंस के फॉर्म में, तो उस केस में बाईबैक के प्रोविजन अप्लाई होंगे। सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। कोई डाउट? मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये बोला प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ 10 ईयर्स है, राइट? और 10 ईयर्स में जो रिपेमेंट होगा कैपिटल का, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? यदि प्रेफरेंस शेयर्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, कितना है? तो मैच्योरिटी होने के बाद 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का जो रीपेमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? यस। तो यदि बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, यदि प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी रीपेमेंट किया जाता है तो वो रीपेमेंट कहां जाएगा? वो जाएगा बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कोई कंफ्यूजन? एक और इंपॉर्टेंट बात, तो पार्ट 1 के अंदर बेसिकली हमें जो बात करनी है मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशंस और डीमर्जर्स, इनकी बात करनी है। और कंपनीज एक्ट का जो मर्जर है वो तो वैसे भी आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो एग्जीक्यूटिव के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, वो तो पढ़ना ही है कंपनीज एक्ट, लेकिन आपको पूरा एक्सपर्ट बनाया जाएगा क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो। तो यदि 2 कंपनी का मर्जर होता है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं जब पढ़ेंगे पार्ट 1, तो जब भी 2 कंपनीज का मर्जर होगा तो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है वो तो आपको अप्लाई करना ही करना है। अब कंपनीज एक्ट के साथ अकाउंटिंग क्या होगी? नहीं 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 नहीं, टेंशन मत लो, और बच्चों फिर टेंशन होगी, सर अकाउंट्स आ गई, टेंशन मत लो, अकाउंट्स नहीं पढ़नी है, मर्जर की अकाउंटिंग पढ़नी है। इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, मर्जर वाला इनकम टैक्स पढ़ना है। फिर वापस से पूरा कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन मर्जर के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट भी पढ़ना है। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा बेटा, कॉम्पिटिशन एक्ट कहां से आ गया मर्जर के अंदर? मर्जर के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया सेक्शन 5 कॉम्बिनेशंस, सेक्शन 5, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 3, 4 और 5। 3 एंड 4 हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, 5 रेलिवेंट है। नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर में क्या करना है, कोई प्रॉपर लॉ नहीं पढ़ना। जैसे बच्चे क्या, वो बच्चे पूछे सर टैक्स पढ़ाओगे या अकाउंट्स पढ़ाओगे या कंपनी लॉ पढ़ाओगे? मैं सब पढ़ाऊंगा। मर्जर अमालगमेशन का एक्सपर्ट बनेंगे पार्ट 1 के अंदर। तो मर्जर अमालगमेशन जहां जहां कवर्ड होगा, अकाउंट्स में, टैक्स में, स्टाम्प ड्यूटी के अंदर, जो स्टाम्प ड्यूटी तुमने एग्जीक्यूटिव के अंदर जेल के अंदर पढ़ी थी, तो वापस से स्टाम्प ड्यूटी पढ़ाऊंगा, बट इन रिगार्ड टू मर्जर, ओनली मर्जर। ये समझ में आ गया सर? तो मर्जर के एक्सपर्ट बन जाएंगे पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर मर्जर होगा, अमालगमेशन से होगा, तो वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है। वैल्यूएशन कौन करता है? आरबी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो वैल्यूएशन के सारे प्रिंसिपल, टेक्निक्स, वैल्यूएशन मेथड, वो सब करेंगे अपन। 2 चैप्टर नंबर 12 एंड 13। फिर अपन आ जाएंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 किसकी बात करता है? इंसॉल्वेंसी। यदि कंपनी इंसॉल्वेंट है, किसी को पता है इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाओ। जब कोई कंपनी अपने डेब्ट्स और लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाए तो उसको हम बोलते हैं कंपनी इंसॉल्वेंट है। तो पहले क्या किया जाता है, कोई इंसान बीमार होता है तो उसको रिपेयर किया जाता है, और यदि इंसान का रिपेयरिंग मतलब उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो, इंसान को मार दो। वो मूवी थी ना एक गुजारिश, ऋतिक रोशन की मूवी थी। लोगों ने वो मूवी देखने के बाद में गुजारिश की कि मूवी बनी क्यों। उसमें क्या था, ऋतिक रोशन की मूवी जो गुजारिश थी, उसमें यह था कि वो
फिजिकली कुछ प्रॉब्लम थी उसको, हेल्थ इश्यूज, तो उसको इतना पेन होता था वो जीना ही नहीं चाहता था। तो वो कोर्ट में गया था मुझे मारने का, क्योंकि आप सुसाइड नहीं कर सकते, सुसाइड क्राइम होता है। तो मैं ऐसे अर्पण मरना नहीं चाहता, मुझे मार दो एक बार में यार। तो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है, मैं गुजारिश करता हूं मुझे खत्म कर दो, मुझे जीना ही नहीं है, या तो मुझे ठीक कर दो, मुझे रिपेयर कर नहीं सकते, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, मैं वापस से नॉर्मल कंडीशन में आता नहीं तो मार देगा। तो वही कंपनीज के लिए, यदि कंपनी इंसॉल्वेंट है तो पहले इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, कंपनी को बंद कर दो। इंसान को नहीं मारते लेकिन कंपनी को तो वाइंड अप कर ही सकते हैं, तो कंपनी का लिक्विडेशन होगा। और सर इंडिविजुअली यदि इंसॉल्वेंट हो तो उसको मारना नहीं है, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दो। ये सब हमें पढ़ना है पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले, IBC 2016। तो कल हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कल हम पढ़ेंगे पार्ट 3। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।